जय हिंद। आज हम राजपूत साम्राज्य के विस्तार को कंटिन्यू करते हुए समझेंगे मध्य प्रदेश के परमार राजा भोज की सभी स्थापत्य कला के बारे में और चंदेल के जिन्होंने खजुराहो के पूरे मंदिर बनवाए, 85 मंदिर बनवाए थे, इन सभी के बारे में। और प्रीवियस ईयर से एक गवर्नमेंट एग्जाम में इससे कौन कौन से टॉपिक्स पर सवाल पूछे गए हैं और कितने सवाल आए हैं, सभी की इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। परमार वंश से यह राष्ट्रकूटों के उत्तरी सामंत थे। राजपूत साम्राज्य का उत्तरी सामंत वाला भाग, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, गुर्जर प्रतिहार राजपूतों वंश के विघटन के बाद से ही राजपूत राजा उभरे हैं, जिसमें इनकी राजधानी पहले उज्जैन थी। फिर राजा भोज ने एक धार शहर बसाया, जो आज एक जिला है मध्य प्रदेश का, और इसको बहुत ही भव्य तरीके से बनाया था। इसके सबसे पहले संस्थापक रहे हैं सियक द्वितीय, जिनको हर्ष भी कहा जाता था। और इसके बाद में 1010 से लेकर 1055 ईस्वी तक परमार राजा भोज का काल रहा है। इन्होंने अपने इस काल में मध्य प्रदेश अपने टॉप साहित्य में था, अपने टॉप स्थापत्य कला में था, अपने चिकित्सा में, न्याय व्यवस्था में एवं युद्ध पद्धति में, कई सारे युद्ध लड़ने में मध्य प्रदेश अपने स्वर्ण युग में रहा है। जिसमें सबसे पहले अपन राजा भोज की बात करें तो ये सबसे प्रतापी और महान राजा थे। इनका एक और नाम था, इनको कविराज कहा जाता था। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कवि, साहित्य, लेखन, नाटक, इन समय भी बहुत आगे थे। युद्ध नीति के अलावा भी साहित्य में बात करें तो इन्होंने चिकित्सा, खगोल विज्ञान, व्याकरण, वास्तुकला आदि पर 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे राम समरांगण सूत्रधार, ये वास्तुकला और इंजीनियरिंग के ऊपर बुक थी। आप नोट्स बना रहे हैं तो इन सबको लिखते जाइए। सरस्वती कंठावरण एक बुक थी, और एक थी राजमार्तंड, ये योग के ऊपर इन्होंने खुद ने बुक लिखी थी। और इनके निर्माण कार्य में पूरा भोपाल शहर इन्होंने बनाया है, जो आज के समय में जिसको पुराना भोपाल कहते हैं, वो पूरा राजा भोज ने खुद बनाया था, खुद बनवाया था। और भोपाल के पास एक भोजपुर शहर, जब आप रायसेन और भोपाल के पास में एक क्या कहते हैं, भोजपुर एक शहर पड़ता है, जो कि पूरा राजा भोज ने बनाया था। और इसके जब भोपाल जाते हैं तो रास्ते में एक क्या कहते हैं, शिवलिंग पड़ता है, भोजेश्वर मंदिर, भोजपुर के ही पास में, भोजेश्वर मंदिर के पास। तो वो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, और यह एकाश में क्या कहते हैं, शैली से बना है। जैसे कि इसका मतलब है कि पूरी एक ही चट्टान को काट कर एक पूरा शिवलिंग बना है, और ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग रहा है। आपको क्या कहते हैं, आपको मैं क्या कहते हैं, इस तरफ आपको इस तरफ पूरा गूगल मैप का एक व्यू दिख रहा होगा, जिसमें एक्चुअल में आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में गूगल मैप में आप जूम करोगे एमपी के भोजेश्वर शहर को, तो आपको एक बहुत बड़ा ओम दिखाई देगा। लिटरली इस ओम के बीच में, जहाँ ओम का ऊ एक बार आके खत्म होता है और फिर दूसरा शुरू होता है, तो जहाँ खत्म होता है उनके बीच में, वहां पर उन्होंने विशाल शंकर भगवान का शिवलिंग बनवाया था। सोचिए कितने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे आप। इस पूरे गूगल मैप के व्यू में आपको दिख रहा होगा वो बहुत बड़ा ओम। ये राजा भोज ने लगभग 1000 ईस्वी में बनवा दिया था, और ये लगभग 1500 साल से ये मंदिर बना है। कहा जाता है कि ये पूरा मंदिर एक रात में बन गया था, और अगले दिन सूरज उदय होने के बाद जितना मंदिर बन गया उसको आज भी उतना ही बना हुआ है। राजा भोज ने ये पूरा बनवाया था 1000 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने उसके बाद धार जिले में एक भोजशाला बनवाई थी। एक्चुअल में एक बहुत बड़ा महाविद्यालय था, और वहां पर एक बहुत बड़ा सरस्वती देवी का मंदिर भी स्थित है। और यहाँ पर लगभग 500 से ज्यादा विद्वान किसी न किसी क्षेत्र में रिसर्च करते रहते थे। और ये विद्या का, इस मंदिर को या फिर इस काल को मंदिर का विद्या का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है, इतने पुस्तकें विद्वानों का योगदान रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं भोजताल की। भोपाल का बड़ा तालाब जो भोपाल में स्थित है, वो राजा भोज ने ही बनवाया था, उसका नाम भोजताल था। इस काल की न्याय व्यवस्था सरल और त्वरित थी। कहते हैं एक आम व्यक्ति भी राजा तक अपनी गुहार लगा सकता था। उसके बाद इनके सैन्य अभियान की बात करें, इनने अपने आजू बाजू के सभी क्षेत्रों पर युद्ध हमले किए हैं और जीते हैं, बराबर से जीत के आए हैं। एक तो गुजरात के उस समकालीन कीर्तिराज को इन्होंने परास्त कर दिया था। कलिंग उड़ीसा में युद्ध हुआ था, उस समय इंद्रप्रस्थ यहाँ के राजा थे, इंद्ररथ यहाँ के राजा थे, उनको परास्त कर दिया था। उसके बाद चौहान शासक थे, वीर रामचंद्रगुप्त पृथ्वीराज चौहान के बाद आए थे, वीर राम, उनको परास्त कर दिया था। और ये राजस्थान से थे, राजस्थान, कलिंग मतलब उड़ीसा और गुजरात। और क्या कहते हैं, वीर राम को तो इन्होंने लगभग मार ही डाला था परास्त करके।
और एक इनके समय की सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण घटना रही है त्रिपक्षीय संगठन। हुआ क्या था कि परमार के राजा भोज, उस समय के समकालीन चंद्रदेव प्रथम चोल साम्राज्य दक्षिण के, और पूर्व के गंगेदेव कलचुरी शासक, इन तीनों ने मिलकर एक अपना त्रिपक्षीय संगठन बनाया था। ये पीएससी और यूपीएससी मेंस में कई बार सवाल पूछा है। त्रिपक्षीय संगठन, राजा भोज का त्रिपक्षीय संगठन क्या था, यूपीएससी में ये सवाल आया हुआ है। और तीनों ने रणनीतिक गठबंधन बनाया था एक, जिससे भारत के सभी बड़े क्षेत्रों पर अधिकार किया जा सके। कई हद तक ये सफल भी हुए थे, पर बाद में आंतरिक कलह, तीनों लीडर एक साथ नहीं चल पाए तो आपस में अलग हो गए। पर जब तक ये संगठन चला तब तक उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। एक आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो यही है गंगेदेव कलचुरी के। इनकी कुल मिला के एक पावर वाला स्लोगन है ये, क्या कहते हैं, लाइन है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस गठबंधन में ये लाइन बनी थी कि गंगेदेव कलचुरी शासक के सामने राजा भोज इतने बड़े महान वीर शासक थे कि इस लाइन का बनना उस समय से शुरू हो गया। लगभग 1500 साल पुरानी कहावत है ये, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसके पतन की बात करें तो राजा भोज के बाद कमजोर शासक उत्तराधिकारी बने, जो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। अतः अलाउद्दीन खिलजी 1350 ईस्वी में इनको पूर्णतः परास्त करके सल्तनत काल की इन्होंने शुरुआत कर दी थी। इसके बाद चंदेल वंश की बात करें तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसको जजाक भुक्ति भी कहा जाता था उस समय, उसको जजाक भुक्ति, और ये बहुत आज का मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड बस नहीं, इसमें ये क्या कहते हैं, यूपी का साउथ पार्ट, छत्तीसगढ़ राजखंड वाला पार्ट, थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला पार्ट, मतलब पूरा ईस्ट एमपी के आसपास की जितनी बॉर्डर है उनको भी कंक्लूड करो, तब जाके पूरा जजाक भुक्ति या बुंदेलखंड क्षेत्र उस समय के हिसाब से था। और यह भी सभी राजपूत राजाओं की तरह गुर्जर प्रतिहार वंश के एक सामंत थे, नन्नूक, जजाक भुक्ति में। और जब प्रतिहार साम्राज्य कमजोर पड़ा तो इन्होंने अपने आप इन सामंत ने अपने आप को ही चंदेल वंश का राजा घोषित कर दिया। यह संस्थापक नन्नूक चंदेल रहे हैं, जो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, और ये वंश मंदिर निर्माण की अद्वितीय कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अलग से इस स्लाइड के बाद पूरी चर्चा की जाएगी, जिसमें उनके द्वारा साहित्य में क्या योगदान है, उनके द्वारा क्या क्या स्थापत्य या निर्माण कार्य करे गए हैं, उनकी शिक्षा में क्या योगदान है, और इनके क्या कहते हैं, इन्होंने युद्ध कौन कौन से लड़े हैं, खजुराहो की पूरी मंदिरों के बारे में इनकी क्या शैली रही है, सबके बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी अगली ही स्लाइड में। तो बात करते हैं पर नन्नूक तो संस्थापक थे, पर वास्तविक संस्थापक थे यशोवर्मन, जिनका नाम लक्ष्मण था, और खजुराहो में इन्होंने एक लक्ष्मण मंदिर बनवाया भी है। और अगले राजा हुए धंगदेव, ये बहुत महान शासक हुए, इनकी तो पूरी अगली स्लाइड में बात करी जाएगी। इन्होंने बहुत स्थापत्य कला में कार्य किया हुआ है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में से ज्यादातर इन्हीं ने बनवाए हैं, जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में ऑलरेडी शामिल है। और अंत में इन्होंने समाधि ले ली थी प्रयागराज, अपना इलाहाबाद प्रयागराज संगम में, जहाँ पर अभी कुंभ का मेला हुआ था। और अगले राजा हुए विद्याधर, इन्होंने गजनवी को इतनी कड़ी टक्कर दी थी कि केवल एकमात्र राजा है विद्याधर जिन्होंने गजनवी को झुककर संधि करवाने पर मजबूर कर दिया था। और कहते हैं कि एक राजा थे यूपी के कन्नौज तरफ के, जिन्होंने क्या कहते हैं, इस गजनवी के सामने घुटने टेक दिए। तो इनको इतना बुरा लगा चंदेल राजा को, विद्याधर को, कि ये उस राजा के पास गया और उसकी गर्दन अलग कर दी कि तुमने उस अरबी के सामने घुटने कैसे टेके। इतने महान राजा थे, और इन्होंने अपने समय में सबसे ज्यादा खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं। अगले राजा हुए परमादिदेव, ये अंतिम सबसे महान शासक रहे हैं, और इनके सेनापति ही थे अलाउदल। इनकी ही लड़ाई, सेनापति अलाउदल और परमादिदेव की लड़ाई हुई थी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। पूरा क्या कहते हैं, अरे चंद्रगुप्त पृथ्वीराज चौहान की युद्ध इनसे हुआ था, परमादिदेव से, जिनके सेनापति अलाउदल ने ऑलमोस्ट पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पर उनके गुरु के कहने पर आल्हा ने परमादिदेव के कहने पर, गुरु के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया और अब हमेशा के लिए युद्ध से संन्यास ले लिया, क्योंकि इनके भाई उदल भी मारे गए थे। चंदेल राजाओं की स्थापत्य कला पूरी तरीके से नागर शैली की रही है, और इसमें सबसे पहले शामिल है खजुराहो के मंदिर। मैंने सभी राजाओं ने क्या क्या करवाया
उसकी बजाय जो मेंस में सीधा स्थापत्य से क्वेश्चन पूछता है तो पूरा स्थापत्य एक जगह पर आपको समझा दिया है, बजाय में टुकड़ों में समझाता। तो खजुराहो के मंदिर, लगभग पूरे मंदिर किसी एक राजा ने नहीं बनवाए हैं, समय के साथ बनते रहे। जो 950 से 1050, मतलब पूरा 100 साल का टाइम लगा है इन सभी मंदिरों को बनवाने में। टोटल 85 टेम्पल्स थे, जिसमें से आज के टाइम में बस 25 ही बचे हैं। ये सभी मिला के हिंदू और जैन मंदिरों को समर्पित रखे हैं। देखिए, ये सभी राजा हिंदू धर्म के थे, शैव और वैष्णव धर्म को मानने वाले, लेकिन जैन बौद्ध इन धर्मों को भी संरक्षण देते थे। सबसे प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि राजा विद्याधर ने बनवाया था, और इसी ने खजुराहो का, और इसे खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर कहा जाता है, और इसी ने क्या कहते हैं अरबी आक्रमणकारियों को भी रोका था। अगली अपन बात करें तो यह है लक्ष्मण मंदिर है, जो यशोवर्मन ने बनवाया था। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये क्या कहते हैं बहुत ही विशाल मंदिर है, और इस पर बहुत ही बारीक नक्काशी करी गई है। और कंदरिया महादेव मंदिर पर भी। अगला मंदिर विश्वनाथ मंदिर है, जो कि राजा धंगे ने बनवाया था। यह शिव जी या शिव भगवान को समर्पित है। इन मंदिरों की कुछ विशेषताएं हैं ओवरऑल, मैं सबके बारे में लिखता उससे अच्छा मैं एक बार में ही लिख दे रहा हूँ कि यह मंदिरों की वास्तुकला बहुत ही जटिल है, और इनमें बहुत ही बारीक और एकदम प्रीशियस क्या कहते हैं नक्काशी करी गई है, बिना किसी सिंगल मिस्टेक की। और इसमें कामयुक्त मूर्तियां हैं, लगभग इनकी 64 कलाएं मौजूद है कंदरिया महादेव में। और लगभग, और ये केवल कामयुक्त मूर्तियां नहीं है, टोटल 25 में से अभी जितनी देखने को मिली उनमें कईयों में आध्यात्मिक स्थिति है। जैन और हिंदू मंदिरों में साहित्य की भी उसमें झलक दी गई है। साहित्य की कई कृतियों का उस मूर्ति कला में वर्णन हमें देखने को मिलता है। किले की जहाँ तक हम बात करें कि इसमें कालिंजर का किला, अजयगढ़ का किला और महोबा के अजय किले रहे हैं, जो कि रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। और इन राजाओं ने कई सारे जलाशयों का भी निर्माण किया है, क्योंकि उस क्षेत्र में उस समय पे पानी की समस्या थी। साहित्य कला विज्ञान की अपन बात करें तो जगनिक इनके राज दरबारी कवि रहे हैं। परमादिदेव के समय पर इन्होंने आला खंड, जिसकी अपन ने पिछली स्लाइड में बात करी है, जिसमें उस लगभग 12 युद्धों का जिक्र किया गया है। उन्हीं में से एक पृथ्वीराज चौहान का युद्ध था, जिसमें उदल की मृत्यु हो गई थी और आला ने लगभग हरा दिया था, पर गुरु के और परमादिदेव के कहने पर उसको छोड़ दिया। अगला आ जाते हैं कृष्णमित्र यहाँ के नाटककार हुए हैं राज दरबारी, जो राजा कीर्तिवर्मन के समय पर थे। इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाम की नाटक की रचना करी है। इनकी राजकीय भाषा मतलब कानूनी भाषा संस्कृत थी, और सामान्य बोलचाल की भाषा समाज में खड़ी हिंदी थी या खड़ी बोली थी। इनकी कुल देवी माँ चामुंडया मानिया देवी को कहा जाता है। अब इस पूरी वीडियो का सबसे जरूरी टॉपिक और सबसे पीएससी का सबसे काम की बात कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते भी हैं या ये जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं महान इतिहासों को। जी हाँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलकर सामने आए हैं, जिनकी अपन चर्चा करते हैं। पहला, मालवीय वास्तुकला पर प्रकाश डालिए, जिसकी अपन ने पिछली स्लाइड में बात करी है। 2017 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। राजा भोज की परमार वंश की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धता 2018 में 5 नंबर का क्वेश्चन, इसकी भी इस वीडियो में पूरा आंसर दिया गया है। खजुराहो के मंदिरों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2015 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, और ये लगभग 60-70 शब्दों में लिखना था, और ये रहे आपके टोटल 60-70 शब्द। इस पूरी यूट्यूब चैनल का मेन मोटिव ही यही है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जीएस टॉपिक के लिए, जो एग्जाम में एक्चुअल में पूछा जाता है केवल उसी को पढ़िए आप। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कचरा नहीं पढ़ना है और कौन सी मात्र थोड़ी सी चीज़ जो बहुत काम की है वही पूछी जा रही है, वही आप पढ़ें। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ाया जा रहा है जो कि सिलेबस में है ही नहीं, एक्स्ट्रा बताने के लिए, कि जब तक बच्चों को लगता नहीं है ना कि चीज़ टफ है तब तक बच्चे पढ़ते भी नहीं है। तो ये कोचिंग इसका फायदा उठाते हैं, सारी टफ चीज पढ़ा देते हैं जबकि सारी काम की चीज छोड़ देते हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, जिससे पता चलता है कि एक्चुअल में पूछा क्या जाता है, उसके बेस पर अपनी पढ़ाई करिए। भोज परमार की उपलब्धियों का मूल्यांकन, ये 2015 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का वर्णन, उपलब्धियां मतलब इसने कई मंदिर भी बनवाए थे, इसने विदेशी आक्रमणकारी गजनवी से युद्ध भी किया था, और इसने अपने स्थापत्य में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। 2019 में 6 नंबर का क्वेश्चन, ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। प्री के तो इतने क्वेश्चन है कि मैं इस बोर्ड पे आपको समझा भी नहीं सकता हूँ एक एक करके। परमार काल में घटित भारत की प्रमुख घटनाएं बताइए, 2024 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ये, क्योंकि प्रमुख घटनाएं है, लगभग सब त्रिपक्षीय और सारी चीजें बतानी पड़ेगी इसमें।
और भोजपुर के मंदिरों की वास्तुकला, यानी कि राजा भोज ने जब वो ओम के शेप में मंदिर बनवाया था उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये 5 नवंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। चंदेल वंश की स्थापत्य कला के बारे में फिर से रिपीट क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया गया। द्विपक्षीय गठबंधन, ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया। मैंने कहा था ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये 2016 में पूछी भी गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस पूरी स्लाइड के आप पूरे नोट्स भी बना के रख लें, तो आपको दोबारा कहीं नोट्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जय हिंद।